Plus two commerce student in business studies. Now we start the second function, organizing. It is the process of defining and grouping the activities of enterprises. हमारे जो भी enterprises हैं, business organization है, चाहे वो खेल का मैदान है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप है, उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज को ग्रुप्स में डिवाइड करना और उन ग्रुप्स के जितने भी लोग उससे रिलेटेड हैं उनके अंदर डिवाइड करना और उनकी ड्यूटीज को असाइन करना, उनकी लायबिलिटीज को असाइन करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को असाइन करना, ये हमारा कहलाता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। आपने पहला फंक्शन देखा, दैट इज द प्लानिंग। प्लानिंग इज ओनली द पेपर वर्क। जो ऑर्गेनाइजिंग है वो हमारी प्लानिंग को वास्तव में एक एक्टिविटी में, एक रियलिटी में कन्वर्ट करता है, वो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। अब देखो बच्चों, हमारे पास एक बात आती है, हमारे पास में मनी है, पैसा है, उस पैसे में से निकलती है मैन पावर, उस पैसे में से निकलता है मटेरियल और उसी पैसे से निकलती है मशीनरी, और इसी को हम 4M फार्मूला कहते हैं। हमारे पास सबसे पहले सफिशिएंट मनी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, पैसे से हमारे पास मैन पावर आएगी, अच्छे वर्कर आएंगे, अच्छे सुपरवाइजर आएंगे, अच्छे सुपरिटेंडेंट आएंगे, अच्छे मैनेजर्स आएंगे, और पैसे से ही आप अच्छे से अच्छा रॉ मटेरियल खरीद कर टाइमली उसको स्टोर कर सकते हैं, और पैसे से ही आप नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मशीनरी परचेज कर सकते हैं, दूसरे देशों से अच्छी मशीनरी बना सकते हैं, जिनके कारण हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो ये केवल मनी से हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अब हमारी आती है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस मैंने बताया था आपको, एक सीडी है, इसमें आप स्टेप्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। पहले नंबर पर आपका जो स्टेप होगा उसे उठाना पड़ेगा, फिर सेकंड, फिर नेक्स्ट। तो फर्स्ट स्टेप हमारा आता है आइडेंटिफिकेशंस एंड डिवाइडिंग द वर्क। हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा वर्क होता है, हम उसको छोटी छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा बिजनेस के अंदर हम अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो हमने उन काम को पूरी तरह से अलग अलग डिवाइड कर दिया और उसको हम नाम देते हैं डिपार्टमेंटेशन। अलग अलग विभाग की आप अलग अलग रिपोर्ट ले सकें कि परचेज डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, परचेजिंग मैनेजर क्या कर रहा है, सेल डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। जिस भी चीज पर आपको गलत काम करता हुआ कोई भी व्यक्ति मिलता है, तो आप उसी डिपार्टमेंट के लोगों को टाइट कर सकते हैं। ये होता है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब हम स्कूल में चलते हैं, तो स्कूल में हमारे प्रिंसिपल हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। इट इज द कॉमर्स डिपार्टमेंट, it is the science department, it is the arts department, it is the
प्राइमरी डिपार्टमेंट, इट इज द मिडल डिपार्टमेंट, इट इज द हाई डिपार्टमेंट। अब जिस डिपार्टमेंट में भी कोई गड़बड़ होती है तो उसी डिपार्टमेंट के एचओडी को बुलाकर टाइट किया जाता है। अगर किसी डिपार्टमेंट के अच्छे रिजल्ट है तो उसको शाबाशी दी जाती है प्रिंसिपल के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा। तो अच्छे काम के लिए आपको क्रेडिट मिलेगा और अगर आपके काम में कमी है तो आप पर एक्शन होगा। इसके बाद होता है असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। हमारे यहाँ जो भी काम आपने जिस भी व्यक्ति को दिया है उस व्यक्ति को उसके कार्य का पूरा ज्ञान होना चाहिए और जब भी आप किसी को काम दें वो उसके स्किल्स के अनुसार दें। अब कोई व्यक्ति प्रोडक्शन में मास्टरमाइंड है और वो प्रोडक्शन मैनेजर है, उसका एक्सपीरियंस है, उसके अंदर स्किल्स हैं, उसके अंदर एबिलिटी है, उसने नॉलेज गेन की है, उसको आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही दें। अगर आप उसे मार्केटिंग का काम करवाएंगे, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट का काम करवाएंगे तो आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। ऐसे ही मैं अकाउंट्स का लेक्चरर हूँ, बिजनेस स्टडी का लेक्चरर हूँ। मेरे को अगर प्रिंसिपल किसी साइंस क्लास में पढ़ाने को बोल दे तो चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ाना जानता हूँ परंतु मैं साइंस वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता और वो मेरे से कुछ नहीं गेन कर सकते और आउटपुट क्या आएगी? जीरो। इसका मतलब आपके डिपार्टमेंट में मैन पावर है परंतु जनरल मैनेजर ने उस मैन पावर का सही ढंग से यूज नहीं किया, इसलिए उसके रिजल्ट डाउन गए। अगर वो उनका सही ढंग से रिलेशन बनाता है, जो व्यक्ति जिस काम में पूरी तरह से मास्टरमाइंड है, उस काम में उसका इंटरेस्ट है, उस व्यक्ति को वही ड्यूटी असाइन करना। पहली बात तो वो उसमें मास्टरमाइंड है, फिर उसका उसमें इंटरेस्ट है, तो नेचुरली रिजल्ट तो अच्छे आएंगे। इसके बाद होता है हमारा रिपोर्टिंग द रिलेशनशिप। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। अब आपने एक व्यक्ति को डिपार्टमेंट दे दिया, ड्यूटी बता दी, इतना ही काफी नहीं है। आप साथ में उससे उसकी राइट्स बताएं कि आपके हाथ में ये डिपार्टमेंट है और ये काम करने के लिए आपको इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये राइट्स दिए जाते हैं, तभी वो अपने काम को अच्छे ढंग से कर सकता है। राइट्स दे दिए, अब आप उसकी लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन कीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स दोनों इक्वल मात्रा में होने चाहिए, ना तो राइट्स ज्यादा होने चाहिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होने चाहिए। अगर आपने राइट्स ज्यादा दे दिए तो आपका कर्मचारी उनका मिसयूज करेगा और यदि आपने उसके ऊपर लाइबिलिटीज ज्यादा डाल दी और राइट्स दिए नहीं तो वो काम को कर नहीं पाएगा, एक बोझा ढोने वाला गधा बन जाएगा। तो दोनों की मात्रा क्या होनी चाहिए? सेम। और लास्ट में हम उसकी अकाउंटेबिलिटी बताते हैं कि अगर काम ठीक नहीं हुआ तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। अच्छे रिजल्ट आने पर उसकी प्रेज होगी और यदि गलत रिजल्ट आए तो एक्शन भी उसी पर लिया जाएगा। लास्ट में अकाउंटेबिलिटी उसी की बनेगी, ये बात भी उसको पता होना चाहिए। इसे हम कहते हैं असाइनिंग द ड्यूटीज एंड रिपोर्टिंग द रिलेशनशिप, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। दैट्स ऑल।